हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे इस चैनल पर कक्षा 10 का जो पेपर है 2025 का, जो 26 तारीख को आने वाला है, वो पेपर तैयार है। हूबहू आपका जो पेपर आएगा वो यही पेपर आएगा। मैं चाहूँगा कि आप इस पेपर को पूरे को आप हल करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि वीडियो हमारा बड़ा बन सकता है, लेकिन आपको ये बड़े तसल्ली के साथ देखना है। चाहे आपको इसमें 2 दिन लगे या 1.5 दिन लगे, आप जरूर इसको देखेंगे। ये इस तरीके का आपका जो माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 मैथ्स और गणित 3.25 घंटे का ये पेपर आएगा। हूबहू यही पेपर आएगा आपका। आपको यहाँ अपने रोल नंबर लिखने हैं। और इस तरीके से मैं बच्चों आपको बता देना चाहूँगा, हमारा जो ये पेपर है, इस पेपर को अगर हम हल करना चाहें तो ये यहाँ आपके जो पेपर का फ्रंट पेज है, वही फ्रंट पेज है जो आपका पेपर है। इस पेपर में ये सारी चीजें आपको जो लिखी हुई हैं उनका आपको अनुसरण करना है। और ये जो पेपर है, इस पेपर का जो प्रश्न है वो सारे उत्तर सारे के सारे आपको अपनी किताब में कॉपी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी उसमें देना है। अभी देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं, अगर आपसे ये कहा जाए निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में देना है। कहाँ देना है? उत्तर पुस्तिका में। एक बात तो ये। फिर एक बात मैं थोड़ी सी 2 बात आपको ये बता देना चाहूंगा। आपको जो प्रश्न हल पेपर हल करना है तो वो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। वैसे भी आपको मैं बता दूंगा कि जो प्रश्न आप हल कर रहे हो उसका पूरा का पूरा जितना प्रश्न है उसका पूरा का पूरा आपको एक जगह हल करना है। ऐसा नहीं आप इसको किस्तों में हल कर दें। एक बात तो ये जितने उसके पार्ट दे रखे हैं वो सारे पार्ट हल करने। ये तो बात मैंने आपको नॉर्मल जो बता दी है, जो अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। मैथ्स का पेपर हो चाहे किसी भी विषय का पेपर हो, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें जो कुछ आ रहा है, आपको अगर उसका फॉर्मूला आ रहा है, आपको अगर उसकी कुछ भी बात आ रही है तो वो लिख दें, या उससे संबंधित भी आप, लेकिन पेपर में कुछ भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। हमारा ये जो पहला प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखो कैसे करना है आपको। पहली बात तो ये है, हमारे पास है ये 306 व 657 का HCF दे रखा है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। आपने अगर हमारा ये अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। बच्चों इसमें एलसीएम को हल करने का सूत्र है हमारा एलसीएम इक्वल टू एलसीएम बराबर ए गुणा, क्या करना है आपको, ए अगर मैं आपको बात करूं तो आपको करना है ए गुणा बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और उसके नीचे लगाना है एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको HCF लगाना है बेटे। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे पास पहली संख्या कितनी है? 306। कितनी है? 306 गुणा है 657। कितनी है? 657 बट्टे करना है आपको 9 का अगर मैं भाग दूं तो हमारा इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 3 27, 9 3 27 बच गए 3 और 9 चौक 36, ये आ गए 34। अब आपको क्या करना है? आपको इतना ही करना है 657। कितना है? ये सारा काम रफ कार्य में करना है बेटे। आप कहीं ऐसा नहीं पेपर में करना है, मैं तो ये आपको यहाँ समझा रहा हूँ। आपको ये जो काम करना है वो रफ कार्य करना है। रफ कॉपी में अपना पेज होगा, लास्ट का पेज ले लेना और उसमें कर देना। अब इसको गुणा करना है हमें 34 से, 7 चौक 28 असल लगी 2 और 20 तो 22 असल लगी 2, और ये हो गया 24 और 2 26। उसके बाद गुणा 7 21 असल लगी 2 और 15 और 1 16, 15 2 17 असल लगी 1 18 और 1 19। एक बार फिर देखें, 9 3 27 और ये आ गया हमारा। अब इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 7 15 2 17 7 असल लगी 1 और 18 और 1 19। ठीक है बेटे। अगर आपको इसको जोड़ करना है तो ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 13 का 3
हासिल लगी 1 और ये हो गया 10 11 और 1 12 का 2 हासिल लगी 1 2 का 2। अगर इसकी गुणा मैं करूंगा तो ये हमारे पास आ गई 22,338। ये हमारा उत्तर सही है। कुछ नहीं किया आपने, क्या करना है, अगर दो संख्या दे रखी तो उनकी गुणा करके एचसीएफ का भाग दे दो, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ज्ञात करना है तब एलसीएम ज्ञात करना तब तो एचसीएफ का भाग दो, एचसीएफ ज्ञात करना तब एलसीएम का। ये हमारा एक प्रश्न हल हुआ। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो बेटे देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको देखो हल करने की कोशिश करता हूं मैं। हमारे पास है x² प्लस 7x और प्लस 10, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। बेटे शून्यांक कैसे ज्ञात करोगे, देखो अगर मैं शून्यांक की बात करूं तो शून्यांक हमारा हल करने का तरीका है, अगर मैं शून्यांक की बात करूं तो हमारा जो शून्यांक का हल करने का तरीका है वो क्या है। शून्यांक हल करने का तरीका ये है, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। इस ऐसा एक ये जो 10 है, इस 10 के सर्वसंभव टुकड़े बना रहा हूं मैं, जिनकी गुणा तो देखो 10 की अक्ष की गुणा करेंगे 10x² आएगा। कितना आएगा 10x²। हमें 10x² के सर्वसंभव टुकड़े बनाने। कितना हो गया, एक तो हो गया। अगर x² को मैं छोड़ रहा हूं एक बार, ये सवाल मैंने इस तरीके की समझा रखे, इसको तो मैं छोड़ रहा हूं, 10 के टुकड़े कर रहा हूं तो 10 का एक टुकड़ा तो है 2 प्लस एक तो होता है 10 गुणा 1 बराबर 10 और दूसरा आता है 2 गुणा 5 बराबर 10। अब देखो आपको क्या करना है, ये गुणा तो 10 होनी चाहिए, जोड़ 7 होना चाहिए। इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तब तो होता है 11। इसका मतलब ये हमारी इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। किसको, x प्लस जो 7x है, x² प्लस 7x को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो हमारा काम का नहीं है। दूसरा क्या बना, दूसरा हमारे पास आया x 5 और 2 7 हो गए, यानी जोड़ने पर तो 7 हो गए और गुणा करने पर 10 हो गए, गुणा करने पर हो गए 10। इसका मतलब ये हमारा हल है। अब ये हल क्या है, ये कहता है, ये इसके जो उत्तर आएंगे टुकड़ा जो बनेगा वो ये होगा एक तो x प्लस 2 हो जाएगा और दूसरा इसका हो जाएगा x प्लस 5। ये दो इसके टुकड़े हो गए, ये तो गुणनखंड के टुकड़े हो गए। और हमें पूछा क्या है, शून्यांक। शून्यांक निकालने का तरीका क्या है बेटा, आराम से इजी वे में समझो। इसको हम कह देंगे x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हो गए -2। इसी तरीके से मैं इसको भी कह सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको ये कह सकता हूं, दूसरी बात कह सकता हूं x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया बेटे, x बराबर हो गया -5। अब हमारे दो उत्तर आ गए, एक तो आ गया -5 और दूसरा आ गया -2। इसमें मैं देखता हूं ये है -2 और -5। मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गया। अगर अगले सवाल की मैं बात करता हूं तो अगला सवाल देखो बेटे, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमें ये कह रहा है, ये आ जाओ आराम से इजी वे में समझना। आप कितना इजी है ये, अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हो। ये कह रहा है x का मान कितना बता रहा है हमें, x का मान कितना बता रहा है 2। तो यहां हम 2 से x की जगह 2 लिख करके गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। कितना हो गया बेटे ये 10। इस 10 को हम उधर ले जाकर के 22 में से घटा देंगे। अगर इस x को में से करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 3y बराबर 22 माइनस 10। तो 3y बराबर कितना आ गया, 3y बराबर आ गए 12 और y बराबर कितना आ गया बेटे 12 बट्टे, y बराबर कितना आ गया 12/3। ठीक है, और इसको हम काट देंगे और ये हो गया 4। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और वैसे भी संतुष्ट करके देखो, ये तो हो जाएगा 10 2 से गुणा करने पर, और ये हो जाएगा 12 और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब हमारा ये प्रश्न सही है। मेरे हिसाब से आपके आराम से इजी वे में समझ में आ रहा। अगर बेटे मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये आकृति दे रखी है, आराम से इजी वे में समझना आकृति वाला।
ये सवाल अगर हम हल करेंगे तो कितना आसान है। ज्यादातर हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। AD बटा BD कर दो। AD हमारे पास AD है, AD हमारे पास AD है, और बटा हमने BD कितनी कर दी, BD हमने कर दी 7.2, और यहां बराबर करना है क्या, बराबर करना है 1.8 के, और बटा करना है 5.4 के। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है। AD यहां ले लेता हूं मैं, AD बराबर हमारा जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को तो गुणा कर देंगे क्या, 7.2 गुणा 1.8 बट्टे 5.4। ये हम अब देखो, या तो आप पॉइंट को हटा दो, हटा देंगे, 1-2 अंकों पर पॉइंट है तो हम 1 लगा देंगे 10, फिर दूसरा भी 10 लगा देंगे, और नीचे वाला हटाएंगे तो 1 ऊपर 0 लगा लेंगे, ये तो कट जाएगा बेटे। अब देखो इसको हम 18 से काटेंगे, 18 को 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 बच गया, 3 दूनी 6 बच गया 1, 4 3 12, हमारा उत्तर आ गया 24/10, और 24/10 एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे और उत्तर आ जाएगा 2.4। मेरे हिसाब से इजी वे में आपकी समझ में आ गया। और 2.4 हमारा उत्तर कहाँ है, ये हमारा उत्तर है 100। तो मेरे हिसाब से आपको इजी वे में आपके समझ में आ गया। अब देखो बेटे मैं आगे की बात करता हूँ। आगे की बात अगर मैं करूँ तो देखो आप आराम से इजी वे में समझना। इस संख्या को देखो आप, यहाँ हमारा जो सवाल है वो क्या है, ये सवाल दे रखा है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो देखो ये सवाल हमारा, अगर इजी वे में आप बात करोगे समांतर श्रेणी के अंदर, ये है 2 और 5/2, 3 और 7/2, इसका सार्वंतर निकालो। सार्वंतर और अगला पद बताना है, इसका एक अगला पद बताना है। सार्वंतर की मैं बात करता हूं तो मेरे हिसाब से आपके याद होगा अगर मैं सार्वंतर की बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको याद होगा, ये हो गया पहला 5/, अगर मैं सार्वंतर की बात करूं तो इजी वे में यहां देखो, यहां कर रहा हूं मैं, हमारा ये हो गया 5/2 - 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया लघुत्तम लेने के बाद में 2 आ गया, और 5 - 4 बराबर हो गया 5/4 बराबर 1/2 गया। इसका उत्तर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब देखो 1/2 वाला, पहली बात तो 1/2 ये है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, हमारा उत्तर आया आखिरी कितना है, आखिरी जो है वो है 7/2, और उसमें जोड़ करना है 1/2 का, तो मेरे हिसाब से ये 2 हो गए। अब देखो अगर करेंगे तो ये हो गया 7 + 1 बराबर हो गया 8/2, और इसको अगर मैं काट दूंगा तो मेरे हिसाब से ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो ये हमारा उत्तर हुआ सही ये। ठीक है बेटे, ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अगर अगले सवाल की मैं बात करूं तो देखो कितना इजी है, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश। एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रम से, ये प्रथम और ये 1 और 11 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 1 और दूसरा कितना दे रखा है 11, ये 2 चीज दे रखी है। इसके जो योग है, फल है वो कितना है, 36 है। अब आपको क्या करना है, आपको इनके n पदों की श्रेणी ज्ञात करने की, यानी जो इसके n है वो n पद है, वो कितने n नंबर कितना है। तो आपको हल करने का तरीका देखो क्या है, हम लगाएंगे Sn, क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे Sn का, इसका तो ये Sn बराबर हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा ये n/2 कोष्टक a + an, और ये हमारा Sn का सूत्र हो गया। n हमारे पास है नहीं, n हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे Sn बराबर
n की जगह n लिख लेंगे और यहाँ जो उत्तर है वो लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे n बट्टा कोष्टक में लिख देंगे 11 1 प्लस 11 और कोष्टक में बराबर लगा करके लिख देंगे 36। अब देखो बेटे क्या करेंगे, अगर हमें अब इसको हल करना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितने हो जाएंगे 12, ये n बट्टा 2 गुणा 12 और बराबर 36। आपको क्या करना है, इसका भाग दे देंगे, कितनी बार गया 6 बार। अब हमें जो n ज्ञात करना है तो हमारा n आ जाएगा n बराबर 36 बट्टा इस n के साथ गुणा कौन है 6 का भाग दे देंगे और उत्तर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे इस सवाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा उत्तर आ गया कितना 6। ये देखो ये अपना उत्तर आ गया 6। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, हाँ तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास कितने आ गए 36 आ गए थे, ये आपको मैंने काट के दिखा दिए और ये हो गया 6। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं x अक्ष पर। तो देखो बेटे x अक्ष की बात अगर मैं करूँ तो इसका मतलब y को क्या हो जाएगा, एक भी जो मान होगा x और y का जो मान होगा y का मान हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, उसका वो समदूरस्थ बिंदु निकालना है। और समदूरस्थ बिंदु की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है बेटे, और इनके बीच में यहाँ एक p बिंदु मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ जो मान हमारे पास है x और यहाँ हमारे पास 0 है। अब इसको pa, इसको क्या कहेंगे हम pa का स्क्वायर और बराबर इसको कर देंगे किसका पीबी का स्क्वायर, ठीक है बेटे। पीबी का स्क्वायर अगर हम कर देंगे और इसको मान रख करके अगर हम हल करेंगे तो हमारा इसका जो उत्तर आएगा वो -7 आएगा, ठीक है। आराम से मान रख करके आप करोगे तो आराम से देख लेना। इसके बाद देखो बेटे अगर मैं तीसरी इसकी बात करता हूँ, किसी भी अगर सूत्र को हम हल करना चाहते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो ये क्या करे, मूल बिंदु से बिंदु इसकी दूरी, तो मूल बिंदु का सूत्र मेरे हिसाब से अगर आपको याद होगा और अगर आपकी याद नहीं है तो इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जो हमारा ये है इसका सूत्र बता देता हूं। मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट है। x स्क्वायर कितना हमारे पास, x है हमारे पास 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो बेटे हमारे पास इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, रूट हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा रूट 9 प्लस 16। और अगर इनको हम जोड़ेंगे, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा रूट 25, कितना आ जाएगा रूट 25। अब बेटा रूट 25 का रूट कितना निकल जाएगा 5, तो हमारा इसका जो उत्तर आएगा वो 5 आएगा और इसका मतलब इसका उत्तर हुआ ये है। आगे देखो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यही समझा देता हूं बेटा। देखो ये है 9 सेक स्क्वायर a -9 10 स्क्वायर a, कितना है ये, बिल्कुल क्या करेंगे हम यही सोल्व कर देता हूं मैं। हम यहाँ 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर -10 सेक स्क्वायर a -10 स्क्वायर a आ गया ना। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है हमारा त्रिकोणमिति का, इसके अंदर आप देखोगे इसका मान होता है 1, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 9 गुणा 1, 9 को गुणा 1 को करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 9। इसका मतलब हमारा उत्तर सही हो गया ए। आगे चलो, आगे वाले अगर प्रश्न की मैं बात करूं तो देखो मेरे हिसाब से इजी वे में अगर आप इस प्रश्न को हल करना चाहें तो देखो समझने की कोशिश करना बेटे। एक मीनार की ऊंचाई क्या, मीनार की ऊंचाई क्या, छाया का अनुपात कितना है, ये है, ठीक है बेटे। अब इसको हल करने के बाद में आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, एकदम इजी वे में समझो। अगर हम बात करें तो ये अगर
ये मीनार बना लेता हूं मैं, ठीक है बेटे, ये मीनार बना लेता हूं और ये मीनार की छाया बना लेता हूं। मेरे हिसाब से समझने की कोशिश करो। ये क्या कर रहा है, एक और ये दे रखा है √3, ये दे रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर हम इसको देखो मान लेते हैं, इसको अगर मैं ऐसे समकोण त्रिभुज बना दूं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये tan का मान हो गया किसका, ये हम कहेंगे tan थीटा बराबर ये इस tan थीटा का मान है कितना, 1/√3। अब आपको ये देखना 1/√3 किसका मान है, आपको पता है इसका मान तो 1 आता है, कितना आता है 1, इसका मान होता है √3। तो इसका मतलब ये जो मान आया वो है 1/√3 इसका है। तो इसका मान है, इसका मतलब जो साइन जो कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। सूर्य का जो कोण है वो 30 डिग्री का। मेरे हिसाब से इस चीज में आपके समझ में आ गया। इधर देखो बेटे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने पर, 90 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आपको POA का कोण बताना है। समझने की कोशिश करना बेटे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैं ये चाहूंगा इस सवाल को आप पूरा थोड़ा सा हिसाब से समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके के सवाल बड़े भी आ सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में लिया है। देखो क्या कर रहा है, ये मान लो एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा यूं खींची रखी है, 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ये P बिंदु लगा रखा है, ये A लगा रखा है, ये B लगा रखा है। और यहाँ ये कह रहा है ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है वो कोण बता रहा है, आपको क्या बताना है, ये O मान लो। और ये कह रहा है यहाँ 80 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 80 का। आप और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री का हो गया। कितने का, 90 का। क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या पर जो कोण बनता है, केंद्र की त्रिज्या पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये भी 90 का हो गया, हो गया। तो ये 90 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, 180 और 80 ये हो गया। देखो कोशिश करो, 90 + 90, ये तो हमारी जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है जो त्रिज्या पर कोण बनाया है 90 डिग्री का, और ये 80 डिग्री का कोण हमें इसने दे रखा है। टोटल कोण कितना है, 0 को 0, और ये 9 27 27 में से कम हो गया, कितना हो गया 260 डिग्री। टोटल कितना हो गया 260। कोशिश देखो, ये क्या कर रहा है POA, इसने पूरा नहीं पूछा है, इसने ये पूछ लिया यू कोण पूछ लिया, POA ये कोण पूछा है। पूरा कोण तो हम देखेंगे कितना करेंगे। टोटल कोण होता है त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है वो कितना होता है 360, और हमारे पास इसके कोणों के मान कितने आ गया 260। अब इसका मतलब कितना आ गया 100। ये 100 तो पूरा आया, ये जो पूरा कोण बना था ना यहां से यहां तक का पूरा जो कोण बना था ना उसका आया है। लेकिन इसने हमें क्या पूछा, आधा पूछ लिया। आधा पूछ लिया तो हम इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। कितने का, 2 का भाग दे देंगे। ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, 2 का भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 डिग्री। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, उत्तर हमारा ए हो गया। उसके बाद देखो बेटे, अगर मैं बात करूं आगे की तो देखो आराम से इजी वे में हमारा ये जो सवाल है वो क्या कर रहा है, देखो इधर समझने की कोशिश करना। ये क्या कर रहा है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्वर्त का परिधि बतानी है। मान लो हमारे पास एक ये वर्ग है, क्या है, ये एक वर्ग है, ये वर्ग बता रखा है, क्या बता रखा है, ये वर्ग 4 सेमी का है, सॉरी 14 सेमी का वर्ग है। और इसके अंतर्गत एक परिधि का जो वो बना रखा है, वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग की आपको परिधि बतानी है। अब वर्ग की परिधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमें वर्ग की परिधि के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। पूरा यहां से यहां तक 14 है, इसका मतलब यहाँ r कितनी हो गई 7। मेरे हिसाब से इजी वे में आपके समझ में हो गई, या r 7 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी तो नहीं करना है। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, यहां जो हमारा r आया है वो कितना आ गया 7, ठीक है बेटे। अब आपको क्या करना है, वर्ग की परिधि का सूत्र लगा दो। ये देखो वर्ग की परिधि पूछिए इसने, वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr 22/2 गुणा 22/7 गुणा r भी हमारी 42 7 से 7 कट गया और ये आ गया 44। अगर हमारे उत्तर में 44 है
तो देखो 44 बी में है, तो हमारा उत्तर हुआ बी सही। ये सारा का सारा आपको रफ कार्य तो अलग से कर लेना है और आपको उसमें सिर्फ लिखना है। आगे देखो बेटे, अगर अगले सवाल की मैं बात करूं तो देखो कितना इजी है। हालांकि ये मैं फिर बता देता हूं, कम से कम मैंने इसको पेपर को तैयार, जो अपना ये जो पेपर आया ये काफी मशक्कत के बाद मिला है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। वृत्त की वह त्रिज्या, वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी है कहलाती है। समझने की कोशिश करो बेटा, देखो कितना इजी है। ये कह रहा है ये वृत्त है और ये क्या कह रहा है, ये इस वृत्त का केंद्र है। वृत्त की वह जीवा और जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी है। मान लो ये त्रिज्या थी, इधर थी और इसको इधर और बढ़ा दिया, डबल बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास। तो मेरे हिसाब से आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, ये व्यास हो गया। तो आप देखो इसमें व्यास कहाँ है, ये बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेमी है। घन की भुजा ज्ञात करो। घन की भुजा का मेरे हिसाब से आपको सूत्र याद होगा, घन का सूत्र का। घन की अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर या अक्ष स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर कह सकते हो या अक्ष स्क्वायर कह सकते हो या भुजा की घात 2 कह सकते हो, लेकिन यहां मैं आपको 6 अक्ष मान के कर रहा हूं। अब देखो बेटे, 6 अक्ष मान के करने के बाद में हमारा जो सवाल में उत्तर आया वो है 486। ठीक है बेटे, अब इस 486 की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 486 बटा 6 6 × 48 और 6 एकम 6। हमारा आर एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर बराबर आया 81। तो बेटा एक्स बराबर कितना आ गया, 9। एक्स बराबर कितना आ गया, 9। अगर इसमें 9 सेमी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये हमारा उत्तर हो गया। फिर से इजी वे में समझने की कोशिश करना। इधर देखो अगला सवाल, अगर अगले सवाल की मैं बात करता हूं तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, बड़ा इजी वे में देखो आप, एक थीटा कोण वाले वर्ग का त्रिज्या खंड। देखो आपने बेटा अगर नहीं देखा है, ये इसमें 2 सवाल होते हैं। एक तो त्रिज्या खंड का होता है, किसका होता है, एक तो त्रिज्या खंड का होता है, दूसरा होता है वर्गखंड का। चाप की लंबाई एकदम आराम से समझो, कोई भी इसमें बनिए। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है, क्षेत्रफल, तो आपको क्या लगाना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधा है थीटा बटा 360। ये तो लगा दो क्या, इसका मान। अब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अगर ऐसा है तो देखो आप, ये क्या दे रखा है, थीटा बटा, ये दे रखा है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसका उत्तर बेटा ए होगा। क्या होगा, ए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। इसके अगर उत्तर की मैं बात करूं तो ये उत्तर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलता हूं मैं। अगर इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल पूछा जाए आपसे, तो मेरे हिसाब से आपके इजी वे में अगर तो हमारा इसका जो उत्तर हुआ वो ये हो गया थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गया। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो यही कर देता हूं। देखो आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका अंश का थीटा कोण है, अब उसकी संगत चाप की लंबाई, क्या पूछ ली इसने, संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होती है परिधि पर, तो परिधि का सूत्र हो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको करना है थीटा बटा 360 और गुणा 2 पाई आर, यानी परिधि का सूत्र देख लो कहाँ है, 2 पाई आर ये रहा, और लेकिन यहाँ 720 से ये है। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो ये होगा बेटे। आगे देखो अगले सवाल की मैं बात करता हूं तो ये देखो, ये क्या पूछा इसने बिल्कुल इजी वे में देखो आप, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, आयतन का सूत्र देखो, आयतन का पूरा जो सूत्र होता है वो 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है।
आर क्यूब होता है। लेकिन अगर अर्ध गोले की मैं बात करूं तो एकदम इजी वे में देखो, टोटल पूरे गोले की मैं बात करता हूं तो ये होती है 4/3 पाई आर क्यूब। में फिर बता देता हूं, आपको विशेष ध्यान रखना है, आयतन की अगर बात आता है तो कान खोल के सुन लो आप, इसका मतलब घात 3 है। ठीक है बेटे, गोले की अगर मैं बात करता हूं। अब देखो इसने पूछा है अर्ध गोले का, किसका पूछा है? अर्ध गोले का। तो इसको 2 से काट देते हैं, हमारा उत्तर आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब देखो क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब ये रहा। तो हमारा जो उत्तर होगा ये होगा। अगले सवाल की मैं बात करता हूं तो देखो पीजी वे में चलता हूं। एक पासे को फेंकने में, देखो बेटे समझने की कोशिश करना, एक पासे को फेंकने पर उसे बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक पासे को फेंकने पर, यहां मैंने लिखा था 3 से बड़े, किससे? 3 पासे, एक पासे को फेंकने पर 3 से, ये उसे नहीं 3 से बड़ा है। ये इसके वहां अंदर मेरा जो टाइप करते समय मिल गया, तो ये हो गया 3 से बड़े अंकों की प्रायिकता। 3 से ऊपर 4, 5 और 6 3 अंक है, तो 3/6 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2। 1/2 की प्रायिकता ये है। आगे देखो बेटे, अगर इसकी बात करता हूं मैं तो इजी वे में समझने की कोशिश करना। आप देखो ये कितना सवाल इजी है। ये देखो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? दूसरा। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये हमारे पास है 3, 7, 9, 4 और 5 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो मान का मान हो तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। यहाँ अक्ष एक चीज, एक अक्ष एक और है। ये यानी मध्य 6 हो तो ये यहाँ 7, 3, 7, 9 और एक सब 2 रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया। यहां हमारा एक मान है x का, ये लिखने से रह गया। ये अब x का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 x3 बटा n बराबर समांतर माध्य हो गया। हम इसी सूत्र में लिखते हैं। हमारा इन सबको 3, 7 और 3 10, 10 और 19, 19 और 23, 19, 24, 25, 26, 27, ये हो गया 9, 9, 18, 18, 10, 28 हो गया। मध्य अगर 6 है तो अक्ष का मान निकालेंगे हम, तो हमारा ये हो गया 28। कितना हुआ? 28 और बट्टे यहां हमारा कितना हो गया? 6। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बराबर 6। ठीक है, ये हो गया 36 और प्लस यहाँ x और हो गया, ये हो गया बराबर। हमारा यहाँ सवाल हो गया x बराबर टोटल कितना था? 30, 6, 6, 36। देखो कितना है, इसको इससे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 36। 36 में से हम घटा देंगे कितने? 28। 28 घटा दो, कितने बच गए? ये 28 घटा दिए तो ये हमारा आ गया 8। ये जो उत्तर आएगा हमारा वो 8 आ जाएगा। आगे देखो बेटे, अगले सवाल की मैं बात करता हूं। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं, ये है बिंदु P -4 और 5 जिस चतुर्थांश में, देखो चतुर्थांश आपने देखे होंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे चतुर्थांश ऐसे बने हुए हैं। यहां आपको देखा होगा प्लस प्लस के मिलेंगे, इसमें माइनस और प्लस के मिलेंगे, यहां दोनों माइनस के मिलेंगे। ठीक है, यहां दोनों क्या मिलेंगे आपको? माइनस के, और यहां आपको मिलेगा माइनस और प्लस का। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये देखना है माइनस और प्लस किसमें है? इसमें। इसका मतलब ये कौन सा? ये प्रथम अंश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया क्या कि ये हमारा जो है वो चतुर्थांश कौन से में है? सेकंड में, या हिंदी में लिखो
तो लिखो आप द्वितीय, ये द्वितीय में है, ठीक है। आगे देखो साइन ये है, ये देखो मैंने 2 बार इसलिए दिया आपको, ये सवाल है जो बड़ी आप इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये वहीं फिर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ गया 9 और गुणा 9 गुणा 1, तो 9 को 1 को गुणा करने पर कितना हो गया 9, तो हमारा यहाँ जो उत्तर आएगा वो 9 आ जाएगा। आगे देखो बेटा शंकु का आयतन, आयतन का अगर हम सूत्र करेंगे, बेलन का आयतन लगाता हूं मैं, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसी को आयतन में बदलना चाहूंगा किसके में, शंकु के, तो इसको 1/3 और लगा दूंगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये देखो ये बटन दे रखा है 3 3 5 3 4 2 4 8 4 3 3 4, इसका बहुलक है। बहुलक आप देख लो सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज्यादा बार 3 आया, तो इसका बहुलक हो गया 3। 5 के प्रथम 5 गुणजों को जोड़ो, 5 गुणजों को जोड़ना आपको। पहले बात तो 2 के 5 गुणक लेता हूं मैं, तो ये हो गया 2 4 6 8 और 10। एक तरीका तो क्या है इन सबको जोड़ दो, एक तरीका तो क्या सबको जोड़ दो, लेकिन दूसरा तरीका ये तो आपको तो सिर्फ उत्तर चाहिए तो आप इनको जोड़ करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ इस सूत्र से निकालेंगे। ये हो गया कितना हो गया देखो 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 10 से 18 10 28 28 से 30 हो गए, कितने हो गए 30। लेकिन हम इसको सूत्र से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो बेटे। अगर मैं यहां करता हूं इस सूत्र से, तो सूत्र की बात यह है, हमारा सूत्र होता है कौन सा, एस एन बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। हमारा सूत्र है 1/2 की जगह हमारे पास आ गया 5/2। यहां हमारे पास कितना आ गया, a की अगर मैं बात करूं तो a हमारे पास 2 है, और यहां हमारे पास कितना है an लास्ट का जो है 10, इन दोनों को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा 5/2 गुणा 12 को आप काट दो, कितनी बार गया 6 बार, और 6 को और 5 को गुणा किया, टोटल कितना है 30। आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो और आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। अब देखो बेटे अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, ये प्रश्न हमारे कैसे हैं। अगर मैं इन प्रश्नों की पुनः बात करूं तो आप देखो हमारा ये जो सवाल है वो बड़ा इजी सवाल है। क्या है, एक वर्ग के चाप की लंबाई है कितनी 4 सेमी, और अगर इसकी त्रिज्या की बात करता हूं तो कितनी है 6 सेमी, और ये क्या है वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वैसे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बता रखा है, वो मैंने आपको बताया था, आपको याद है, तो θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा सूत्र क्या दे रखा है, जब थीटा दे रखा है, लेकिन अगर थीटा नहीं दे रखा है तो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या और ये इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा एल, लंबाई ये होगा ना एल गुणा आर, ठीक है। आर की एल कितना है 1/2 गुणा एल, आपका 4 दे रखा है, आर आपकी 6 दे रखी है, और इसको काट दो, ये हो गया 2, अर्थात जो उत्तर आएगा इस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 12 सेमी स्क्वायर। एक बात पूरे समझो, क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं तो वो स्क्वायर में आती है, सेमी में तो सेमी स्क्वायर में आ जाती है, किसमें सेमी स्क्वायर में आ जाती है। और अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो वो सेमी क्यूब में आ जाती है। क्यों, क्योंकि आयतन में 3 आयाम गुणा होती है, 3 चीज गुणा होती है, और क्षेत्रफल में 2 चीज गुणा होती है। अब देखो एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या, क्या बेटे विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या हमारे पास एक तो 1 हो गई, 1 हो गया 3, और 1 हो गई हमारे पास 5, टोटल कितनी आ गई 3। तो मैं बात बता दूं, ये आपको हल करने का तरीका क्या रहेगा, हम कहेंगे कि हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं 1 3 और 5 है। अब आपको क्या करना है, टोटल कितनी आ गई 3 3/6, पासे में 6 वो होते
6 फलक होते हैं, तो अब इसको काट दो 1/2, तो अर्थात इसकी विषम की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। आगे देखो बेटे, अगले सवाल की बात करता हूं मैं। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो वो क्या कर रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर है। आपको त्रिज्या बतानी है, ठीक है, आपको त्रिज्या बतानी है। देखो मैं आपको एक और बता दूं, यहां मेरे पास एक चीज रह गई, यहां पाई थी, क्या थी, पाई। अब देखो क्या करना है आपको, ये अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, कितनी बेटे, 100 पाई, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे आर स्क्वायर बराबर हम कहेंगे 100 कितना, हम कहेंगे आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 100 पाई। ये हमारे पास आ गई 100 पाई। अब इस 100 पाई की अगर मैं बात करूं तो ये देखो बेटे 100 पाई, ठीक है। अब बटा 4, अब देखो 4 पाई, क्यों, ये आर स्क्वायर तो मैंने ले लिया और ये पाई से पाई कट गई और ये हो गया 25, कितना, आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया बेटे, 25, ठीक है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारा सोल्व हुआ ये सवाल। आगे देखो बेटे, अगले सवाल की मैं बात करता हूं। तो देखो, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है और उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, देखो बेटे आपने अगर देखा हो तिर्यक ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर अच्छी तरीके से याद होगा, हमारे इसमें 3-4 सूत्र है। इसमें एक तो हमें तिर्यक ऊंचाई, जो हमारा शंकु होता है उसमें हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई के लिए एकदम सीधा सा सवाल पड़ा है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास आर h कितना है, त्रिज्या कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 12, तो हमारा L स्क्वायर L बराबर हो गया 12 का स्क्वायर कर देता हूं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूं, मेरा वीडियो है, उस वीडियो को आज देख लेना आप। ये 12 कितने हो जाएगा 144 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, और ये हमारे टोटल कितने हो गए, L बराबर कितना आ जाएगा बेटे, L की अगर मैं बात करता हूं तो 169 आ जाएगा, कितना, √169, ठीक है बेटे। अब 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा L बराबर, ये सारा काम करना पड़ेगा। एक बात बता दो, ये सारे सवाल है ना जो अति लघुत्रात्मक है उनका पूरा हल करना है आपको। ऐसा नहीं है आप सीधा सिर्फ उत्तर लिखोगे, ये पूरा लिखोगे आप। L बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √r स्क्वायर, फिर लिखोगे L बराबर 144 प्लस 25, फिर आपको लिखना है L बराबर 169, अब लिखो L बराबर √169 और L बराबर आ गया हमारा 13। ये लास्ट उत्तर है। उसके बाद देखो बेटे 1 2 1 6 3 5 7 11 और 4 और 9 का माध्यक क्या ज्ञात करना, आपको माध्यक ज्ञात करना बेटे, ठीक है। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इसको हम पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक बार पुनः समझने की कोशिश करना। आप बहुत बार आप गलती क्या करते हैं, जहां माध्यक ज्ञात करवाना होता है वहां हम माध्यक निकाल लेते हैं और जहां माध्यक वहां बहुलक निकाल देते हैं। इसको सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना है। छोटी से छोटी 1 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, उसके बाद 3 के बाद में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 2 बार है, 9 2 बार है,
और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। विषम संख्याओं में, किसमें? विषम संख्या में माध्यक निकालने का व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र होता है। विषम संख्या में माध्य निकालने का व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है सूत्र? ये होता है n प्लस 1/2। हमारे पास n कितना आया? 9। ये कर देंगे 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5वां पद, यानी 5 नंबर जो है उसको पकड़ दो आप। 1 2 3 4 5 नंबर क्या है? 6। तो हमारा m कितना हो गया? m बराबर हो गया 6। ये आपको किस में करना है? सारा का सारा कार्य करना है। उसमें आपको फेर कॉपी में जो रफ कार्य नहीं है, ये सारा फेर कार्य है। उसके बाद देखो 6 सेमी वाले घन का आयतन क्या? 10 सेमी वाला। 10 सेमी वाले घन का आयतन आपको बताना है। इजी वे में घन का आयतन का सूत्र अगर मैं बात करूं तो ये होता है भुजा की घात 3। आपको लिखना है घन के आयतन ज्ञात करना का सूत्र बराबर हो भुजा की घात 3। अब हमारी भुजा कितनी है? 10। 10 की घात 3 कर लो, बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 10 गुणा 10 और गुणा 10। ठीक है, 3 बार 10 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1000। तो ये 1000 हमारा। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था? अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो क्यूब में लिखना है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे की बात देखो बेटे, यहां देखो, यहां अगर मैं सवाल की बात करूं, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उसकी चित और पट यानी हेड और टेल आने की संभावना क्या है? ये 1/2 होगी। देखो तो ये कैसे होगी? यह चित है या पट है? एक बार उछालना है, एक बार उछालना है। संभावना कितनी है? उछालना तो है एक बार, और संभावना कितनी है? संभावना बेटा 2 चीज की है। कितने की है? 2 की। तो हम क्या कहेंगे? और हमारा उत्तर आएगा 1/2। मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गया। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो वो देखो क्या है। ये अगला सवाल हमें ये कह रहा है E बराबर है 0.05। तो E नहीं होगा, यानी कोई घटना घटित हो गई। आपको सूत्र का पता होगा। हमारा एक जो सूत्र है वो क्या है? P बराबर PE बराबर 1 माइनस, अगर PE बार प्रूव है क्या? PE बार, क्योंकि ये पूछ रहे हैं PE बार यानी घटना घटित नहीं होगी। क्या घटना घटित नहीं होगी? तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस PE बार। PE संभावना कर देंगे तो हमारे पास PE बार क्या आ जाएगी? PE बार बराबर 1 माइनस 0.05। आपको मेरे हिसाब से निकालना आ रहा होगा। अगर नहीं निकालना तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारा 1 है। कितना है? 1। और इसके पॉइंट एक लगा करके हमने यहाँ पॉइंट लगा करके 2 अंक लगा लिए, और हमें इसमें से निकालना है 0.05। अब देखो बेटे, इसमें से आया नहीं, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, और इसमें आ गया 10, 5 बच गया, और ये हो गया 9 बच गया, और पॉइंट आ गया 0। तो हमारा उत्तर आ गया 0.95। कितना आ गया? उत्तर आ गया 0.0 उत्तर आ गया 0.95। मेरे हिसाब से एकदम इजी वे में समझ में आ गया। अगले सवाल की बात करता हूं मैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या रहा है? यदि आंकड़ों का बहुलक और दूसरा क्या दे रखा है? माध्य। क्या दे रखा है? माध्य। दोनों ये है, तो आपको माध्य ज्ञात करना है। एक हमारा कॉमन सूत्र है, अगर आपके याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये कॉमन, ये सारा का सारा आपको फिर कॉपी में करना है। आपको करना है 3m बराबर z प्लस 2x बार। ठीक है बेटे। अब हमारे पास
m की जगह तो पता नहीं है, तो हमारे पास 3m बराबर हमारे पास हो गया 70 प्लस 2 गुणा 100, 200। ठीक है बेटे, ये सवाल हो गया 3m बराबर 270। अब इसको आगे हल करता हूं मैं यहाँ। अब हमारे पास हो गया m बराबर कितना हो गया बेटे, m बराबर हो गया 270/3। ठीक है, अगर आप 3 से काटोगे इसको तो ये हो गया 9 × 27, कितनी बार कट गया, 9 बार, और ये 0 आ गया साथ में। तो हमारा जो m आया, क्या आया, m जो आया वो आया 90। कितना आ गया, 90। मेरे हिसाब से आपके जीने में समझ में आ गया। इसकी बात करता हूँ, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है बेटे, 7 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, ये तो 7 सेमी दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेमी। अब क्या कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको लिखना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप मैं बता रहा हूं ऐसे लिखना है, और सूत्र होगा अगर बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करूं तो 2πr(h). ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 2πr(h) होता है। अब हमारे पास 2 की जगह तो कितना आ गया बेटे, 2, पाई की जगह कितना आ गया 22/7, r की जगह कितना आ गया बेटे, r हमारी 7 है, और त्रिज्या कितनी हमारी 5 है, ये 7 से 7 गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 0 लगा दिया, तो हमारा जो उत्तर आया वह 220 सेमी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में आएगा, और जो आयतन आएगा वो सेमी क्यूब में आएगा। अगली बात करता हूं बेटे, ये देखो अगला सवाल समझो। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सवाल में बड़ा इजी है। कैसे है, एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद कोई सी भी एक गेंद या यादृच्छिक से निकाली जाती है, यानी बगैर उस गेंद के निकाली जाती है। तो इस गेंद की प्रायिकता बतानी है, अगर वो गेंद क्या हो, लाल। अब आपको देखना लाल कितना है, लाल हमारे पास है 3, तो हम कहेंगे लाल की प्रायिकता जो 3, ये तो 3 तो लाल की संख्या है, और संभावना कितनी है, संभावना है 8 की, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3/8। एकदम इजी में। इस सवाल की बात करता हूं, 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालो। 10 विषम समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या करेंगे, बात वही है, 10 समांतर माध्य ये लिख लेंगे, विषम संख्या कैसे लिख लेंगे, 1, उसके बाद में 3, 5, 7, और 3, 7, 5, 9 और 11, और उसके बाद में लिखेंगे 13, और उसके बाद में 15 और 17, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक और आ गई 19। ठीक है बेटे, आपको क्या करना है, इनका सूत्र निकालना है। तो हमारा ये सूत्र निकालने में क्या तरीका है, इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर x1 + x2 + x3 और डैश 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 है ना, बट्टे n। x हमारे पास इन सबको जोड़ देंगे, एक क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5, 5 + 7 + 9 + 11, 11 + 13 + 15 + 17 + 19। मेरे हिसाब से जोड़ देंगे, आप जोड़ आता होगा आपको अच्छी तरीके से, उसके नीचे 10 का भाग दे देंगे। इधर से जोड़ता हूं मैं, देखो यहां से लेके चलो 7, ये हो गया 4, ये हो गया 9, और यहां कर देता हूं 9, 9, 18, और 18, 18, 36, यहां तक का जोड़ कर लिया अभी मैंने, कितना 36, यहां तक का जोड़ मैंने किया 36। कैसे जोड़ा बताओ, ये हो गया 4, 9, ये 9 जोड़ दिया 18 हो गया, ये 17, 11 और इसको जोड़ दिया 18 हो गया, 18, 18, 36। अब इसको जोड़ता हूं, देखो इसको मैं जोड़ना चाहूंगा तो ये हो गया 28, इसको मैं ले लेता हूं, यहां तक का 28 हो गया। ठीक है बेटे, और इनको जोड़ देता हूं, इनको जोड़ता हूं 36। ठीक है, जुड़ रहा है ना, देखो ये जुड़ गया, एक जगह जोड़ रहा हूं, ऐसे ऊपर नीचे लिख के जोड़ोगे आप। अब 36 दूनी 72, और 72 के अंदर आपको कितना जोड़ना है, 72 के अंदर 28 जोड़ना है। 72 और 28 पूरे कितने हो गए, 100। ये हो गया 100, हमारा इसका मान कितना हुआ, 100/10,
और इसको काट दो तो उसका समांतर माध्य आएगा 10। x बार बराबर कितना आएगा 10। कितना इजी है। आगे देखो, अगर अगले सवाल की मैं बात करूं, अब देखो बेटे हमारे पास खंड बी शुरू हो गया। मैं एक बात आपको बता देता हूं, हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा न बने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ये डाल जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, अगर मेरे पूरा का पूरा ये जो अपना ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा जो अगर मैं सुप्त ये दिखाऊं आपको, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है उस पर भी डाल देंगे हम, इसको पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसकी। ये हमारा पूरा जो बोर्ड का पेपर है वो पूरा का पूरा खंड ये इस तरीके से आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये 2-4 सवाल जो है वो तो इजी वे में वो समझा देता हूँ, क्योंकि फिर अपना जो वीडियो काफी लंबा बन जाएगी। सारे सवालों का हल जो मेरे पास है मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ में, या व्हाट्सएप पेज हमारा है उस पर डाल देंगे, आप उससे डाउनलोड कर लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सवाल सारे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना संभव हो सके वो पूरे समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये देखो हमारा यहां से शुरू हो गया। अब देखो बेटे ये बड़े प्रश्न शुरू हो गए। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है पता है क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ सिद्ध करने के लिए हम कहेंगे इसके विपरीत मान मान लेंगे। हम क्या कहेंगे, माना कि क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से हल। इधर देखो आप, ये हमारा सवाल है। हम कहेंगे माना कि 2 + √5 एक, इसके विपरीत मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे हम ये कहेंगे √2 + √5 बराबर P/Q है। और जबकि Q बराबर नहीं है 0 के। इससे क्या मतलब हुआ, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, P व Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है बेटे, अब आप क्या करोगे, हम इसको हल करेंगे तो यहां कहेंगे 2 + √5 बराबर P/Q, और इसको आगे कर देंगे, इसी को आगे कर देंगे, इसलिए कहेंगे √5 बराबर P/Q - 2, P/Q - 2, ये कर देंगे। ठीक है, अब आप और हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये जो P और Q है ना, अगर इनका अगर हम आगे हल करें तो ये हमें क्या कहेंगे, ये हमारा ये हुआ कि इसका मतलब ये है जो √5 है उसके बराबर P/Q - 2 अगर पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल बात यह है कि जो हमने √5 2 + √5 हमने जो माना है, ये जो माना है, ये हमारी जो कल्पना है वो कल्पना क्या, विरोधाभासी है। 2 + √5 जो कल्पना आपने की है वो विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी। ठीक है, यानी ये जो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2
प्लस 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल है। आगे देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो आपको क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x और -6, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मैंने आपको त्रिपद के बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे सवाल आपको समझा रखे हैं। अब मैं ये नहीं चाहूंगा आप पूरी की पूरी डिटेल यहाँ समझाओ, आपको मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ करना है x स्क्वायर माइनस ऐसी संख्या लो जिन दो संख्याओं की गुणा तो 6 हो जाए और उनका जोड़ -x हो जाए, तो वो हमारी संख्या है 3। वो हमारी संख्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और -6। अब इनके दो के जोड़े बना लेता हूं। इसमें x कॉमन आ गया तो आ गया x माइनस 3 और दूसरे में कॉमन आ गया प्लस 2 और उत्तर आ गया x माइनस 6। ठीक है बेटे। अब देखो एक तो आ गया 3 x माइनस 3, एक तो आ गया इसमें से x क्या आ गया x माइनस 3, दूसरा आ गया x प्लस 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर हम कहें x माइनस 3 बराबर 0 है, क्या है 0 है, तो x बराबर हो गया 3, एक तो शून्यांक आ गया 3, दूसरा हो गया x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हो गया -2। मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गया। यहां देखो ये दो चीज दे रखी है, एक तो इसमें कह रहा है विलोपन विधि और दूसरी कह रहा है प्रतिस्थापन विधि। मैं आपको विलोपन विधि समझा दूंगा, प्रतिस्थापन विधि आप देखो दोनों विधियां समझा सकता हूं, लेकिन पेपर काफी लंबा हो जाएगा। इस प्रतिस्थापन में क्या होता है, इसका मान एक का हम चेंज कर लेंगे। मान लो x का मान निकालना है तो x यहाँ रख लेंगे और x यहाँ रख करके यहाँ कर देंगे -y, 13 - y/2 कर देंगे और फिर इस मान को जो मान हमने निकाला वो यहाँ रख देंगे और हमारा जो ये मान जो x के मान को y में रूपांतरित किया वहां हमने x की जगह वो मान लगा करके y में चेंज करके लिख देंगे। ये प्रतिस्थापन है, लेकिन मैं विलोपन विधि से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ देखो बेटे समझने की कोशिश करो, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। यहाँ अगर आप x को बराबर करोगे तो ये समान चिन्ह हो जाएंगे, ये दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे समान, तब तो हमें क्या करना है घटाना है। और अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये असमान चिन्ह है, ये समान चिन्ह है तो घटा देंगे और ये असमान चिन्ह है तो इनको जोड़ने पर करेंगे। क्या करेंगे जोड़ने पर। मैं ये चाहूंगा हम ये कर देंगे, जोड़ने पर कर देता हूं। तो हमारा सवाल क्या हो गया, अब ये जो नीचे ऊपर वाला समीकरण है, ऊपर वाले समीकरण को मैं यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ। फिर समझने की कोशिश करना, पूरा सवाल मैं बता रहा हूँ लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे पास इतनी जगह भी नहीं और इतना बड़ा पेपर अगर बन जाएगा तो आप देखोगे नहीं। अब आपको क्या करना है, अगर इसको 3 से गुणा करूँ तो ये हमारा सवाल क्या हो जाए, इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये 3 से गुणा करते ये तो जाएगा 6x, ठीक है ना, और ये हो गया प्लस 3y और ये हो जाएगा 13×3 39। ठीक है बेटे। अब आपको क्या करना है, इसको मैंने तो पहला मान रखा था ना, अब इस वाले को मैंने 3 नंबर दे दिया है। क्या दे दिया 3 नंबर, और इसको मैं दे रहा हूं 2 नंबर। ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। आपको पूछा जाए जोड़ने पर क्यों किया, क्योंकि विपरीत चिन्ह इसलिए जोड़ दिया। ये हो गया 11, कितना ये कट गया, और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया 11x बराबर, इनको जोड़ दो, 15 का 5 आसन लगी 1 और 4 1 5 55 आ गया। कितना आ गया 55। ये हमारा आ गया x बराबर, अगर इसी सवाल को आगे हल करूं तो x बराबर आ गया 55/11। 11 से काटने पर कितना आ गया 5। तो हमारा x बराबर मान कितना आ गया 5। अगर x बराबर मान 5 है, वो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लेता हूं मैं। x बराबर ये दो हमारा फर्स्ट समीकरण है, ये है 2x प्लस y बराबर 13, इसमें रख लेता हूं बेटा। देखो कोशिश करना, ये यहां लिखते क्या हो जाएगा 2 × 5
प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे हम कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे 3y बराबर 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 10। ठीक है, अब देखो बेटे y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा मान आ गया 13 में से निकाल दिया कितना, 3 बच गया, 3/, सॉरी ये हमारा कितना है, ये 13 और ये हो गया 5 दूनी 10, 10 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये अगर हमारे 3 कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। हमारा y का मान कितना आ गया, अगर हम ये हमारा सवाल सही है या गलत है इसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, x बराबर तो कितना आ गया आपका 5, y बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y सॉरी 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 13 है। ठीक है, ये सवाल 10 5 दूनी 10 ये हो गया। ये संतुष्ट क्यों नहीं करना है, देखो अगर मैं देखूं तो ये हमारा 2x प्लस y बराबर 13 और सवाल गलत हो गया कहाँ, देखो 1 मिनट में इसको देखता हूँ, ये सवाल में संतुष्ट क्यों नहीं हुआ, मैन क्या है बात, ये हमारा सवाल संतुष्ट क्यों नहीं हुआ। मैं पुनः देखता हूँ, देखो हमने ये x का मान निकाल दिया, बिल्कुल सही है ये तो। अब अगर उसके आगे की बात मैं करता हूँ तो देखो 2x प्लस y है और मैंने क्या कर दिया 2x प्लस ये कर दिया बेटे, ये गलती है, ये समीकरण ये नहीं है, मैंने क्या किया ये समीकरण कर लिया, तो ये इसका मतलब हमारा ये सवाल क्या हो गया गलत। हमारा समीकरण क्या था 2x प्लस y बराबर 13 था बेटे, देखो ये था देखो मैंने यहाँ लिखते समय क्या किया, यहाँ से ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ये गलत कर दिया था। अब देखो बेटे अब हमारे पास आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 13 और ये माइनस 5 दूनी 10 कर देंगे, इसकी जगह 5 मानोगे ना आप तो ये हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये y बराबर आ जाएगा 13 में से 10 निकाले तो कितना आ जाएगा 3। अब y का जो मान आया 3, अब हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे 2 गुणा करेंगे 5 और प्लस कर देंगे 3 बराबर हो जाएगा 13 और ये भी 10 से 3 13 और ये भी 13। इसका मतलब आप सवाल सही है। देखो ये तो ठीक रहा, मैंने ये सवाल निकाल लिया कि अगर इसको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता तो ये गलती रह जाती। इसमें देखो एक एपी दे रखी है जिसका 51वां पद याद करना है, चलो तो एक तो 51वां पद का योग याद करना है, कर देंगे SN से। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे और तीसरे पद का जो मान दे रखा है वो ये है। देखो बेटे सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं लेकिन इसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इतना सवाल हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप और हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर इस सवाल को मैं हल करूं तो हम एक चीज तो ये कह सकते हैं क्या, a प्लस डी बराबर 14। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये क्या कर रहा है, दूसरे पद का मान, तो दूसरा पद तो आप और हम सबको पता है, पहला पद होता है a और a के बाद में d जोड़ते ही 2 पद हो जाएंगे, तो a प्लस डी जोड़ दिया। अगर उसको करेंगे तो उसका मान आता है 14, तो हमने ये 14 लिख दिया। दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा पद क्या कर रहा है 2d हो जाएगा, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 18। मेरे हिसाब से बेटे यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अगर अब मैं बात करूं इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, ये दोनों मिला हुआ है ना, तो हम इसमें से पहले क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, घटाने पर त्रिपद बना देता हूं, इसको 1 नंबर समीकरण बना लेता हूं।
इसको 2 नंबर समीकरण बना लेता हूँ, सरल समीकरण बना लेता हूँ। अब देखो बेटे सरल समीकरण अगर हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर अभी थोड़ी देर बाद में विलोपन विधि से हमने किया था ना, उसी तरीके से कर रहा हूँ, विलोपन विधि से कर रहा हूँ, घटाने पर, घटाने पर, घटा क्यों रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और माइनस के बच जाएगा माइनस की डी, माइनस की डी बराबर माइनस के कितने आ गए बेटे 4, बिल्कुल सही है, माइनस के 4 आ गए, तो डी बराबर कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, अब इसी सूत्र में मैं ए निकालता हूं। हमारा ये सवाल क्या था, a प्लस डी बराबर कितना था 14। अब ए की जगह तो ए आ जाएगा और डी की जगह कितना आ जाएगा 4 और बराबर आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर आ जाएगा बेटे 10। हमारी पहली संख्या क्या आ गई 10। एपी की हमारे पास जो जो चीज आ गई वो देखो क्या है, एपी की एक तो हमारे पास आ गया ए कितना आ गया, a बराबर हमारे पास आ गया 10, फिर आ गया हमारे पास d, क्या आ गया d कितना आ गया बेटे, d हमारे पास आ गया, अगर मैं बात करूं तो d देखो, d हमारे पास आ गया 4, ठीक है, d हमारे पास 4 आ गया, s और n हमारे पास है 51वां पद, कौन सा पद है 51वां। अब देखो अगर ये कह रहा है 51वें पद का योग ज्ञात करना है तो हम आराम से इजी वे में ज्ञात कर देंगे। हमारे पास सूत्र है क्या, Sn का सूत्र है, Sn बराबर मैं यहां निकाल रहा हूं बेटे, देखो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d। चलो मान लेता हूं, यहाँ है हमारा 51वां पद और बट्टे 2, और फिर कोष्टक में कर लेता हूं, यहाँ 2 गुना a कितना आया था 10, और यहाँ कर लेता हूं प्लस, यहाँ कर लेता हूं 51 माइनस 1 गुणा 4। ठीक है बेटे, अब देखो ये हो गया 5 51/2 गुणा, ये हो गया 51 में से ये निकाल दिया 50 को 4 से गुणा किया 200, और 200 में 20 जोड़ा तो ये हो गया 200, ये हो गया 20 प्लस 200, कितने हो गए 200। ठीक है बेटे, अब हमारा उत्तर क्या होगा 51/2 गुणा 220, इसको काट दिया, कितनी बार गया 11 बार, और ये 1 0 लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 51 को गुणा करना 11 से और फिर 1 0 लगाना है, ये आ गया 51, और इसको गुणा करता हूं 11 से, ये आ गया 51, फिर दोबारा आ गया 51, ठीक है, और ये जो गुणा कर दिया मैंने, और उत्तर आ गया 1 आ गया, उसके बाद में आ गया 6, और उसके बाद में आ गया 5। ठीक है, और इसके 1 0 लगा देंगे तो आ गया 5610। इसका जो मान आया, अगर उस मान की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मान हमारे पास आया वो आया 5610। मेरे हिसाब से इजी वे में आपके, बिल्कुल इजी वे में आपके समझ में आ गया होगा। ये आ गया 5610 में, यहाँ कहाँ लिखूं, मेरे पास जगह भी नहीं है, चलो लिख देता हूं मैं, ये यहाँ लिख देता हूं बेटे। ठीक है, आप देख लेना, ये है 5610, बड़ा इजी वे में। आगे जानो, ये देखो कितना इजी सवाल है। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, इसमें हमें एक तो DOC का ज्ञात करवाया है, फिर एक DCO कराया है, और एक हमें OAB करवाया है। ये सवाल हमें करवाए हैं। अब इस सवालों की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले तो ये देखो, ये कोण अगर कितने डिग्री का है 125 का है, तो आपको ये कोण आराम से इजी वे में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, पूरा कितना है 180 डिग्री। आपको हल करने का एकदम इजी वे में अगर मैं कहूं तो ये जो कोण है
ये इस पर ये जो कोण बना हुआ है ये पूरा 180 का है, तो 180 में से ये निकाल देंगे तो कितना बच गया है? 180 में से अगर हम 25 निकाल देंगे 125 तो हमारे पास कितना हो गया? 5 बच गया, और ये हो गया 3 5 बच गया 55 डिग्री का। ये मान हमारे पास कितना आ गया? 55 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। कितना होता है? 180। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से अगर ये निकाल दूं मैं, 180 में से 70 और 180 में से क्या निकाल दूं? 55। ठीक है, तो देखो कितना बच जाएगा? ये 55 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 55। तो ये कोण भी कितना आ जाएगा बेटा? 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये अगर 55 आएगा तो ये भी 55 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब अगर इसने जो भी पूछा है ये 55 आ जाएगा तो ये भी 55 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। इससे ये सिद्ध होता है ये जो दोनों है ना समरूप हैं, और मेरे हिसाब से आपको इसी वे में ये सारा समझ में आएगा। मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब देखो बच्चे, अगर बेटे बात करूं मैं इसकी, अगर इसकी बात करूं मैं, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके इजी वे में समझ में आने वाला है। ये क्या कह रहा है? 0 0 0 से और इस बिंदु को जोड़ने वाले मध्य बिंदु का मध्य निर्देशांक ज्ञात करो। मान लो हमारे पास एक संख्या है ये a, यहाँ इसके निर्देशांक है 0 और 0 0 और 0, और इसी के बाद में यहाँ b है। क्या है? b, और उस b के निर्देशांक क्या है? उस b के निर्देशांक है 5 और -3। ठीक है बेटे, और ये कह रहा है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो, इसके निर्देशांक बताने। ये मान लो p मान लेता हूं, इसके निर्देशांक बताने। मध्य बिंदु का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, इसी तरीके से y1 प्लस y2 बटे 2। चलो x1 कितना है हमारे पास? x1 हमारे पास 0 है। 0 में जोड़ो आप कितना? 5, और बट्टे लगा दो 2। ठीक है, ये हमारा आ गया 5 बट्टे 2। तो पहला निर्देशांक तो आ गया 5 बट्टे 2। दूसरा निर्देशांक देखो y का हमारे पास क्या है? ये हो गया 0 प्लस -3 बट्टा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -3 बट्टे 2। तो इसके निर्देशांक आ गए -3 बट्टे 2। मेरे हिसाब से इजी वे में समझ में आ गया। आगे देखो बेटे, अगला सवाल देखो। आप तो मेरे हिसाब से घबरा गए होंगे, अरे सर इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ मान सहित। ये देखो ये 2 का तो 2 लिख रहा हूँ। 45 डिग्री का मान होता है 1, इस पर स्क्वायर लगा रहा हूँ। कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट, क्या होता है? √3 बट्टे 2 पर स्क्वायर लगा रहा बेटे, और फिर माइनस यहाँ देखो क्या लगा रहा हूँ, ये साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टे 2। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है बेटे, एक यहाँ अगर आप इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ये तो हो गया 2 का 2। ठीक है, इस रूट को ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में कट सकते हैं, तो हमारा उत्तर आ गया 2। इसका मतलब इसका जो मान आया वो 2 आ गया। आपको इस तरीके से इसको हल करना है। आगे देखो इधर वाला सवाल देखो। आप इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये जो मेरे सवाल है वो थोड़ा कंफ्यूजन दायक सवाल है। इसने क्या कह रखा है कि एक जो मीनार है, कोई भी एक मीनार ले ली मैंने। यहाँ देखो ये मीनार ले रहा हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करना। एक मीनार ले लिया और इस मीनार से ये कह रहा है एक आदमी यहाँ खड़ा है, पर्यवेक्षक। ठीक है, वो जो पर्यवेक्षक जो खड़ा है वो क्या कर रहा है? ये यहाँ से देख रहा है और इसकी लंबाई है 1.5, कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, ये यहाँ से देख रहा है यूं, और ये देखो ये कह रहा है यहाँ से 2.8 मीटर दूरी, 28.5 मीटर दूरी पर ये चीज है, और यहाँ इसका मतलब ये भी हो जाएगी 28.5 मीटर। अब ये क्या कर रहा है? अगर मान लो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं,
फिलहाल हमें इसको इतने को हल कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई मान लो h मान लेता हूं, इसको अलग से जोड़ दूंगा, पूरी मीनार की ऊंचाई निकाल दूंगा। पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये है हमारे पास h और ये अगला कोण बता रखा है इसने 45 डिग्री का। किसने कहा? 45 डिग्री का। तो हम यहां तक काम कर रहे हैं, 45 डिग्री का मान बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कहेंगे tan 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर आ जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम बात करें tan 45 डिग्री का, तो ये अब आगे उत्तर क्या आ जाएगा, h बट्टे 28.5। ठीक है बेटे। अब देखो आप, अगर अब इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, tan का मान होता है 1 बराबर h बट्टा 28.5। ठीक है। अब h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 28.5। ये देखो, अब आपको क्या करना है, ये तो इतना ही आया, 28.5 तो कितना है, इतना ही आया। अब आपको क्या करना है, इस आदमी का जो नाप है वो नाप यहां भी है, कितना, 1.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, कुल मीनार की ऊंचाई, हम कहेंगे चिमनी की कुल ऊंचाई, क्या कहेंगे, चिमनी की कुल ऊंचाई, चिमनी की कुल ऊंचाई हो जाएगी 28.5। 28.5 28.5 प्लस 1.5, ये हो गया। इसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30 मीटर। ये जो लंबा था, ये जो पूरी की पूरी है वो 30 मीटर ऊंची है। अभी देखो आगे, अब देखो ये अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो ये सवाल भी बड़ा इजी है। ये क्या है, एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त का TA और TB स्पर्श रेखाएं हैं और 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये मान लो मैं एक वृत्त बना लेता हूं और ये यहाँ ये वृत्त बना करके ये कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक यूं चली गई और दूसरी मान लो यूं चली गई। ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ कोण बना रही और ये एक दूसरी यहाँ कितने पर टिकी हुई है, 70 डिग्री पर। ये 70 डिग्री पर है और ये क्या कर रहा है, आपको AO, इसको A मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं B और ये O हो गया। अब क्या कर रहा है, आपको ये कोण बताना है। ठीक है बेटे, समझने की कोशिश करना, बड़ा इजी है। हम कहेंगे इसको P मान लेता हूं, कोण APB प्लस कोण PAO प्लस कोण PBO प्लस कोण AOB। ये सारा मान होता है बराबर 360 डिग्री। मेरे हिसाब से आपके इजीली में समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे पास दिया हुआ है 70 डिग्री और अगर A और B की बात करूं तो A और B भी हमारा कितना हो गया, ये तो 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया। आप पूछ सकते हैं क्यों गया, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90 और ये हो गया मान लो कोण AOB बराबर 360। अब आपको क्या करना है, कोण AOB बराबर 360 माइनस इसको घटा दो 90 180 और इसको जोड़ देंगे तो 250
ये होगा 250 और ये हो गया कोण AOB बराबर 110 डिग्री। 110 डिग्री मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। आगे देखो इस सवाल को देखो आप 13वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये देखो 13वां सवाल कितना इजी है। ये देखो 13वां सवाल ये कह रहा है एक घड़ी की सुई मिनट की सुई की लंबाई 14 है तो आर बेटा कितनी हो गई, आर बराबर हमारा 14 सेमी हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये इस सुई द्वारा 5 मिनट में थीटा रचित कोण जो है वो पूछ रहा है। आपको पहले तो इसका थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा ऐसे निकालेंगे, पूरी घड़ी जो है वो कितनी होती है 360 डिग्री की। कितने की होती है 360 की। अगर घड़ी की सुई जो चलती है इस पूरी को कितने को 360 मिनट को, कितने को हम कहेंगे थीटा बराबर 360 बट्टा 60 मिनट। ठीक है बेटे, मिनट हो गया। अब क्या है, ये आ जाएगा, ये जो थीटा का मान आएगा वो कितनी डिग्री का आएगा 1 मिनट का। कितने का आएगा 1 मिनट का। अब आपको कितने काटना है, आपको काटना है 5 मिनट का। तो हम क्या कहेंगे 360 बट्टे 60 गुणा 5 मिनट। कितने 5 मिनट। ये 0 से 0 कट गया, ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 6। तो हमारा थीटा का जो मान आया बेटे वो कितना आ गया, थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ तो नहीं करना है, आपको इसलिए नहीं करना है कुछ भी कि अब आपको सिर्फ जो सूत्र आपको मैंने इसी में आया था वो क्या बताया था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो थीटा का मान आपने निकाल लिया, कितना थीटा का मान आपने निकाल लिया 30। तो 30 बट्टे 360 गुणा 22 बट्टे 7 गुणा आर कितनी है 14 गुणा 14। ठीक है, इसको काट देता हूं मैं, इसको इससे काट दिया, कितनी बार गया ये, इसको इससे काटा कितनी बार गया 7 दूनी 14, 2 बार गया। ठीक है, इसको काटा मैंने, इससे कितनी बार गया 12 बार। अब इस 12 को अगर हमने 2 से काटा तो ये गया 6। ठीक है, अब इस 6 को मान लो मैं इससे काटूं तो कितनी बार गया 11 बार, और ये हो गया 2-3 बार गया। अब टोटल गुणा करता हूं, 14 को गुणा करना है किससे 11 से। 11 से गुणा करेंगे तो 4 का 4 14, फिर गुणा 4 और 1 4 5 1 154 आ गया बेटे। कितना आ गया 154 बट्टे 3 सेमी स्क्वायर। अब देखो बेटे, अब मैं थोड़े से शॉर्ट में ऐसे समझा देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मैं इतना लंबा वीडियो बना दूंगा तो आप देखोगे कि नहीं। अब मैं ये चाहूंगा ये सारे जो नीचे के जो क्वेश्चन बच गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे जो व्हाट्सएप पेज है उस पर देख लेना, या इस पर PDF डाउनलोड कर दूंगा मैं, वो देख लेना। ये तो हमारा पूरा पेपर है। ये देखो ये 360 336 योग प्राप्त करने वाली एपी में है 7 9 7 25 है, तो कितने पद लेने चाहिए। अब ये देखो दूसरा, अथवा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम अक्ष पद का मान संख्या बताओ आप। उसके बाद में देखो ये दे रखा है, ये क्या देख रखा है, बिंदु -3 और 2 और 8 6 और 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु इतने पर किस अनुपात में आपको करना है। तो ये अनुपात में ये जो विभाजन सूत्र है उसके हिसाब से आपको करना है, और उसका अनुपात इसमें ज्यादातर मैं बता देता हूँ। अनुपात मानते समय हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादातर अनुपात अगर हमें मानते हैं तो इनमें अक्ष नहीं मानते, हम K अनुपात 1 मानते हैं। इसमें ज्यादातर हमारा जो मानने का ये होता है K अनुपात 1, और उसके हिसाब से आपको ये निकालना है। इसी तरीके से ये देखो 2 अनुपात 3 में आपको इसको विभाजित करना है, और ये इसका भी अगर सूत्र वो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। ये होता है m1 x2 प्लस
m2x1 बटे m1 प्लस m2, और इसी तरीके से y m1 x2 y2 प्लस, ये इस तरीके से इसका जो सूत्र है वो याद कर लेना। ये है सिद्ध करना है, दो सिद्ध करना है कि किसी वर्ग के उस पर व्यास पर खींचा गया जाए। मान लो वर्त है, वर्त के व्यास पर अगर हम वो खींचेंगे तो वो दोनों समांतर है। इस तरीके से इसी के साथ ये है देखो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताया। इसके बाद में इसमें देखो बहुलक ज्ञात करवाया, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र भी मेरे हिसाब से आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह में डाल दूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये पूरा पेपर यही आएगा। मैं आपको पुनः बता देता हूँ। अथवा में माध्य ज्ञात करवाया तो माध्य ज्ञात कर देना। अगर सी खंड की बात करूं तो ये देखो एक दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2528 ये इतना है, तो इसकी लंबाई इसकी द्विघात समीकरण से आपको हल करना है। ये दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, योग इतना है, तो इसको हल करना है। ये है आपका जो 1900% है, इन दोनों में से आपको हल करना है। बड़े इजी सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं, इनको साइन और कोस में मान बदला जाता है। और अगर इसी की भी मैं बात करता हूँ तो साइन कोस में मान बदल लेते हैं और बदल करके इसको इजी वे में हल कर लेते हैं। आप और हम क्या करते हैं, जैसे साइन सेक दे रखा है और आप इसको सेक में हल करोगे या टेन में हल करोगे तो ये इम्पॉसिबल है। आपको इनका सारा मान साइन और टेन कोट में, साइन और कोस में बदल करके करना है। उसी के बाद में ये आपका आप अब की बार जो आएगा सवाल, ये बिल्कुल ये का ये सवाल आएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। ये सारे के सारे किताब में से, आपकी किताब में से सारे सवाल। और ये देखो ये 25 परिवार का सदस्य है और उसके अंदर ये माध्य ज्ञात करवाया। मैं ये चाहूंगा हमारा ये जो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट्स करेंगे तथा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करोगे। इसके अलावा आपको ये कैसा लगा और इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं डाल दूंगा, आप इसको जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।